जल्दी से बोल के बता दें। ठीक है। हाँ जी, एक था डायरेक्ट ड्यूडेनम से स्टमक तक मैसेज गया, स्टमक शरीफ आदमी था, उसने बात मान ली। अब दूसरा केस क्या हो सकता है, स्टमक शरीफ आदमी नहीं है, वो ड्यूडेनम की बातें नहीं मान रहा, तो एक एक्सट्रिंसिक नर्व्स को इन्वॉल्व करके प्री वर्टिब्रल गैंग्लियन के पास मैसेज जाएगा। ड्यूडेनम से, ये ड्यूडेनम से कहाँ जाएगा, प्री वर्टिब्रल गैंग्लियन, प्री वर्टिब्रल गैंग्लियन की तरफ मैसेज जाएगा। ठीक है। फिर अब ये वाला प्री वर्टिब्रल गैंग्लियन कहाँ पड़ा हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड के करीब पड़ा हुआ है, तो वहां से इनहिबिटरी सिंपैथेटिक नर्व्स आएंगी। ठीक है, इनहिबिटरी नर्व्स आएंगी, इनहिबिटरी, आई से इनहिबिटरी, एन से नर्व्स। ठीक है, इनहिबिटरी नर्व्स आएंगी। अब वो इनहिबिटरी नर्व्स काम भेजेंगी। ठीक है, जब दो बंदों के दरमियान मामला तय नहीं हो रहा होता, तो फिर इलाके के नंबरदार को बुला के उससे मामला तय करवाया जाता है। तो यहाँ पे नंबरदार कौन है, प्रीवर्टिब्रल गैंग्लियन। वो क्या करता है, ड्यूडेनम की बात सुन के इनहिबिट कर देता है स्टोमिक की। अब स्टोमिक को प्रीवर्टिब्रल गैंग्लियन से आने वाले इनहिबिटरी सिंपैथेटिक नर्व्स की बात माननी पड़ती है और इनहिबिट होना पड़ता है और एम्प्टिंग को स्टॉप करना पड़ता है। ये दो रास्ते हो गए। अब तीसरा रूट क्या हो सकता है, तीसरे रूट में बहुत ही ज्यादा तगड़ा बंदा इन्वॉल्व कर लिया इन्होंने। ठीक है, इलाके का एमपी इन्वॉल्व कर लिया है, उसका नाम है जी वेगस नर्व। ठीक है, वेगस नर्व के पास, आपको मैंने कल भी बताया था, वेगस नर्व इनहिबिटरी भी है और ये इनहिबिटरी भी है, स्टिमुलेटरी भी है, और ये मिक्स्ड नर्व है। इसके अंदर जो है सेंसी नर्व्स भी होते हैं, मोटर भी होते हैं। ये सेंस करके मैसेज ब्रेन तक ले जाती है, ब्रेन स्टेम तक, और वापस फिर वो लेके आती है। ठीक है, अब पाथवे वही होगा ये वाला। ड्यूडेनम से किसके पास मैसेज जाएगा, अब यहाँ पे ये आगे मैं लिख लेता हूँ। ड्यूडेनम से मैसेज जाएगा जनाबे वाला किसके पास, ब्रेन स्टेम के पास। ठीक है, ब्रेन स्टेम क्या है जी, ये इलाके का एमपी है। अब बात सॉल्व नहीं हो रही थी तो इसको इन्वॉल्व होना पड़ा है। अब इसके दरमियान जो मैसेज ले जाने का काम कर रहा है वो क्या है जी, वेगस नर्व। ठीक है, वेगस नर्व ये काम कर रही है, ये वाला मैसेज लेके आ रही है। अब वही वेगस नर्व क्या करेगी, ब्रेन स्टेम से मैसेज लेके आएगी, इनहिबिटरी मैसेज होगा, इनहिबिटरी सिग्नल होगा वो। ठीक है, कौन लेके आएगी, क्रेनियल नर्व 10 किसके पास लेके आएगी, स्टमक के पास। अब स्टमक को एमपीए की बात भी तो माननी पड़ेगी क्योंकि उसने इलाके में रहना नहीं है फिर। ठीक है, समझ आ गई ना, ये सिंपल तरीके से समझाने का मकसद है कि आप लोगों के लिए थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए चीज़ें। अब तीन रास्ते हमने देख लिए हैं। एक रास्ता क्या था, स्टमक शरीफ आदमी था, डायरेक्ट उसने ड्यूडेनम की बात मान ली। दूसरे मामले में क्या हुआ था, स्टमक बात नहीं मान रहा था ड्यूडेनम की, तो फिर एक्सट्रिंसिक नर्व को इन्वॉल्व करना पड़ा। ठीक है, और फिर प्रीवर्टिब्रल गैंग्लियन तक मैसेज ले जाकर हमने वहां से, जब यानी इलाके के नंबरदार प्रीवर्टिब्रल गैंग्लियन से इनहिबिटरी सिग्नल आया, उसने स्टमक को कहा कि जी रुक जाओ, ना करो गैस्ट्रिक एम्पटिंग, उसने कहा जी ठीक है नहीं करता। फिर तीसरा मामला ये था कि जी वो नंबरदार की भी नहीं सुन रहा था, तो हमें फिर ब्रेन स्टेम को इन्वॉल्व करना पड़ा। ब्रेन स्टेम से के दरमियान और ड्यूडेनम से मैसेज कहाँ गया, ब्रेन स्टेम में। ठीक है, कौन लेके गया, वेगस नर्व। वेगस नर्व ब्रेन स्टेम से फिर मैसेज लेके गया, इनहिबिटरी मैसेज वो स्टमक के पास गया, तो स्टमक ने कहा जी ठीक है जी अब तो बात माननी पड़ेगी, एमपीए का मैसेज आ गया। तो ये तीन कंडीशंस हो सकती हैं, ये तीन रूट हो सकते हैं जिनके जरिए इम्पल्सेस ट्रैवल करके स्टमक एम्पटिंग को स्टॉप कर सकती हैं, जो कि इन्वॉल्व है एंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्सेस के अंदर। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को, बच्चों समझ आ गई, रिस्पॉन्स कर दिया करें साथ साथ थोड़ा सा, ताकि मुझे जो है वो एक मिल जाए, क्या कहते हैं उसे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है, अब इफेक्ट क्या प्रोड्यूस होगा एंटेरोगैस्ट्रिक नर्व्स के जरिए। एंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्सेस के जरिए जो इनहिबिशन हुई है गैस्ट्रिक एम्पटिंग की, अब ये जो एंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स से दो इफेक्ट हो सकते हैं। कौन कौन से, एक इफेक्ट ये हो सकता है कि पाइलोरिक पंप को स्टॉप करवा दिया गया, पाइलोरिक पंप, ठीक है, उसको स्टॉप करवा दिया गया, पाइलोरिक पंप की इनहिबिशन होगी। ठीक है, माइनस का साइन यूजली यूज किया जाता है इनहिबिशन को शो करने के लिए। अच्छा जी, या तो ये हो जाएगा पंप का फंक्शन डिक्रीज कर दिया जाए, या दूसरा इफेक्ट क्या हो सकता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर की टोन को बढ़ा दिया जाए, टोन ऑफ पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर जब टोन बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, एम्पटिंग कम हो जाएगी क्योंकि वो रास्ता ही नहीं दे रहा। ठीक है, टोन क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये दो इफेक्ट हो सकते हैं एंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स के नतीजे में।
ठीक है। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द या जो कि स्टार्ट करवाते हैं एंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्सेस को। ठीक है। अब वो अब वो जनाबे वाला 4 फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, 4 नहीं 5 हैं। अच्छा जी, सबसे पहला कौन सा है, ये मैं सेपरेटली हेडिंग दे देता हूँ, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर factors that are responsible for enterogastric reflexes। ठीक है, अब ये 5 फैक्टर्स हैं, ये जरा एक नज़र देख लेते हैं। हाँ जी, सबसे पहला जो फैक्टर है, अगर ड्यूडेनम की होगी डिस्टेंशन तो उससे क्या होगा, उस डिस्टेंशन की वजह से एंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स जो है वो जनरेट होगा। ठीक है, एंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स क्या करेगा, वो जनाबे वाला स्टमक एम्पटिंग को स्टॉप करवा देगा। नंबर 1 फैक्टर। नंबर 2 फैक्टर कौन सा हो सकता है, इरिटेशन ऑफ ड्यूडिनल म्यूकोजा। इरिटेशन, क्योंकि ड्यूडिनम कंट्रोल कर रही है तो हम ड्यूडिनम की बात कर रहे हैं। इरिटेशन ऑफ ड्यूडिनम, ठीक हो गया जनाबे वाला। हाँ जी, तीसरा फैक्टर कौन सा हो सकता है रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्सेस, इज एसिडिटी ऑफ ड्यूडिनल काइम। अगर एसिडिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, एंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स बढ़ेगा और वो गैस्ट्रिक एम्पटिंग को स्टॉप करवा देगा। वो क्या कहेगा जी, हमारे पास ऑलरेडी इतने रफड़ पड़े हुए हैं, आप नया पंगा ना डालो, मजीद कायम ना भेजो, यहाँ पहले बड़ी तबाही हुई पड़ी है ड्यूडिनम के अंदर। ठीक है, आर यू गेटिंग द पॉइंट। अच्छा जी, चौथा पॉइंट है जी ऑस्मोलैलिटी ऑफ द काइम अगर बढ़ा दी जाए। ठीक है, ऑस्मोलैलिटी का अगर बढ़ा दी जाए तो इसका मतलब होता है कि उसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी गई है। तो साल्ट जब बढ़ता है ना तो ऑस्मोलैलिटी बढ़ जाती है। तो ऑस्मोलैलिटी के बढ़ने से भी एंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स जो है वो जनरेट हो सकता है। अच्छा जी, पांचवा फैक्टर कौन सा होगा, पांचवा फैक्टर इज ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स अगर मौजूद हैं, प्रोटीन प्रोडक्ट्स, तो ये भी जो है जनाबे वाला क्या करवाएंगी, एंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स करवाएंगी। ब्रेक डाउन प्रोडक्ट जो काइम में आके, जो काइम आया है ना ड्यूडिनम के पास, उसके अंदर अगर ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स होंगी तो ये 5 फैक्टर्स हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स। नंबर 1, इसको जरा एक नजर देख लें। नंबर 1 इज डिस्टेंशन ऑफ द ड्यूडिनम। ड्यूडिनम की वॉल की अगर डिस्टेंस देखना, ड्यूडिनम के अंदर लोड ज्यादा होगा तो डिस्टेंशन होगी, तो डिस्टेंशन होगी तो वो कहेगा, वो वापस मैसेज भेजेगा स्टमक को कि अल्लाह के बंदे यहाँ ऑलरेडी बड़ा कायम हुआ पड़ा है, मजीद ना भेजो। ठीक है, तो इंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स जनरेट होगा इस काम के लिए। नंबर 2 क्या है, इरिटेशन ऑफ ड्यूडिनम। ड्यूडिनम को कोई भी मसला होगा, चाहे वो डिस्टेंशन हो, इरिटेशन हो, या एसिडिटी बढ़ गई हो, या ऑस्मोलैलिटी वहाँ बढ़ गई हो, या ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स काइम के अंदर मौजूद हैं, तो इट विल काज द एंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स टू स्टॉप द स्टमक एम्पटिंग। ताकि ऑलरेडी ड्यूडिनम इतने रोलों में फंसा हुआ है तो उस पर मजीद फैक्टर्स, मजीद जो है उसके अंदर कायम ना डाला जाए। ये मैसेज जाता है स्टमक के अंदर कि भाई अल्लाह का नाम लो, थोड़ा जो है वो प्रेशर हमारे ऊपर, वर्कलोड कम करो। ठीक हो गया जी। अब ये देखा हमने नर्वस कंट्रोल, जिसके अंदर हमने ये रिफ्लेक्सेस देखे। अब हम देखेंगे व्हाट इज द रोल ऑफ फैट एंड कोलसिस्टिकाइनन। रोल ऑफ फैट्स एंड सीसीके। आपने हार्मोनल कंट्रोल वाला जब हमने पढ़ाया था, आपने पढ़ा था बच्चों हार्मोनल कंट्रोल, जिसमें हमने मुख्तलिफ हार्मोन्स पढ़े थे। लेक्चर अटेंड किया था अभी आपने, बाकी बच्चों ने तो शायद नहीं किया। हाँ जी, उसमें हमने मुख्तलिफ हार्मोन्स वगैरह देखे थे। ठीक है। अच्छा जी, अब एक हार्मोन उसमें हमने देखा था, वो था सीसीके यानी कोलसिस्टिकाइनिन। अच्छा जी, अब होता क्या है, मेनली फैट अगर फूड में होगी ना तो उससे क्या होता है, उससे अपर इंटेस्टाइन के पास कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, ये फैट जाके उन रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड कर जाता है। ठीक है, उन रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड कर जाता है। अच्छा जी, फिर क्या होगा, ये रिसेप्टर्स जनाबे वाला क्या करेंगे, इन रिसेप्टर्स में से स्टिमुलेशन होगी और सीसीके यानी कोलसिस्टिकाइनिन रिलीज हो जाएगा। अब वो जो कोलसिस्टिकाइनिन है वो ब्लड के अंदर जाएगा। ठीक है, ये देखें जी, ब्लड के अंदर गया। अच्छा जी, ब्लड से होता हुआ अब वो स्टमक के पास जाएगा। डेस्टिनेशन यहाँ पे स्टमक ही है। ठीक है जी, अब वो स्टमक पे के पास जाएगा, तो स्टमक के पास जब जाएगा तो उससे क्या होगा, इनहिबिशन ऑफ पाइलोरिक पंप हो जाएगी।
इनहिबिशन ऑफ, हुई किसकी इनहिबिशन है? पाइलोरिक पंप की, तो हम पाइलोरिक पंप ही लिख देते हैं। पाइलोरिक पंप, पूरा नहीं लिख रहा मैं। अच्छा जी, पाइलोरिक पंप की क्या हो गई है? इनहिबिशन। किसने करवाई है जनाबे वाला? फैट ने करवाई है। कैसे करवाई है? फैट, ये देखें जी, ये देखें जनाबे वाला, फैट यहाँ पे जैसे आई है उसने रिसेप्टर्स के साथ बाइंड किया है। रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करने से जो कोलेसिस्टिक वाले सेल्स हैं, जो ग्लैंड्स हैं, वो उन्होंने कोलेसिस्टिक रिलीज कर दिया। वो कोलेसिस्टिक कहाँ चला गया? ब्लड के अंदर। वो ब्लड से होता हुआ स्टमक के अंदर चला गया। स्टमक के पास जाके उसने पाइलोरिक पंप को इनहिबिट कर दिया। तो अब क्या हो गया है? क्या हुआ है? इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक एम्पटिंग हुई है या नहीं हुई? पाइलोरिक पंप अगर इनहिबिट करें तो एम्पटिंग की इनहिबिशन हो जाएगी। ठीक है, तो इट इज हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द गैस्ट्रो सॉरी हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द गैस्ट्रिक एम्पटिंग। आज यू क्लियर बच्चों? जीनत आपको समझ आ रही है? और ईशा भी लेक्चर आई थिंक अटेंड कर रही हैं, आपको भी समझ आ रही है? चलो गुड हो गया। अब हम देख रहे हैं नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बस, लेकिन हमें देखना तो है ना। तो अब हम देखने जा रहे हैं जी मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। मूवमेंट देखेंगे किसकी? स्मॉल इंटेस्टाइन की। ज़्यादा इसमें खपने वाली चीज़ें नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक है, अच्छा जी, अब जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके अंदर ना दो तरह की मूवमेंट होती है बच्चों। जीआईटी के अंदर जब भी मूवमेंट की बात करेंगे ना, दो से तीन तरह की मूवमेंट है। ठीक है, एक मूवमेंट वो है जो कि खुराक को आगे ले जाने का काम कर रही है। एक मूवमेंट वो है जो कि उस एरिया में मौजूद कंटेंट की मिक्सिंग करवा रही है, ताकि वो जो एंजाइम्स, वो एसिड वगैरह रिलीज हुआ है सेल्स से, वो फूड के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए ताकि फूड डाइजेस्ट हो जाए। दिस इज द पर्पज। अच्छा जी, अब जो मिक्सिंग कॉन्ट्रैक्शंस हैं, याद रखिएगा इन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो मिक्सिंग कॉन्ट्रैक्शन होती है उसका नाम हम देते हैं, उसको क्या नाम देते हैं? सेगमेंटेशन का। ठीक है, बिकॉज छोटे छोटे सेगमेंट बन जाते हैं। ठीक है, सेगमेंटेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो छोटे छोटे स्मॉल सेगमेंट्स बना दिए जाते हैं। कैसे बनते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, अब जी स्मॉल सेगमेंट्स कैसे बनेंगे ये देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे ही फूड कंटेंट यानी काइम स्टमक से आया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो उससे क्या हुआ? ये देखें जी, ये काइम आया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, उसने क्या करवा दिया? डिस्टेंशन। डिस्टेंशन किसे कहते हैं? मसल्स का वो स्ट्रेच कर जाना, यानी कि उस एरिया का बढ़ जाना। अगर चीज़ कोई मौजूद है तो उससे डिस्टेंशन होगी वॉल्स की। जैसे डिस्टेंशन होगी तो क्या प्रोड्यूस हुआ है? स्ट्रेच, खिंचाव वॉल के अंदर, इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर। ठीक है, तो ये यहाँ वाला स्ट्रेचिंग हो गई। अब ये जो चीज़ें मैं आपको इस तरह बता रहा हूँ ये पैराग्राफ में लिखी हुई है, बंदा यूजली बोर हो जाता है पैराग्राफ पढ़ते पढ़ते, तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए आसान बना दी हैं चीज़ें, और वो चीज़ें सारी आपको हैंडआउट्स में मिल जाएंगी। ठीक है, ज़्यादा परेशान होने की, गाइडन को देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको हैंडआउट्स मिल जाएंगे। अच्छा जी, स्ट्रेचिंग होगी, स्ट्रेचिंग के बाद लोकलाइज्ड कंसेंटेरिक कंट्रैक्शंस होंगी। सिंपली मैं लिख रहा हूँ कंट्रैक्शंस। कंट्रैक्शन लोकलाइज क्यों हुई हैं? क्योंकि स्टिमुलस लोकलाइज्ड है, जो उस एरिया में पड़ा हुआ काइम है ना, दिस इज द स्टिमुलस। अच्छा जी, लोकलाइज्ड है, और कंसंटेरिक का क्या मतलब है? सर्कल्स की सूरत में है, सेंटर उसका होता है जिसका सर्कल का। ठीक है, इसलिए अब क्या होता है, छोटे छोटे ना हिस्से बन जाते हैं, पार्ट्स बन जाते हैं, सेगमेंट्स बन जाते हैं। दैट्स वाई दिस मूवमेंट जो है ये सेगमेंटेशन कहलाती है, और इसको इसको सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं। सेगमेंटेशन एस सी सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। अब ये सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन ना मुख्तलिफ तरह की हो सकती हैं। इट कैन बी रेगुलरली स्पेस्ड इफ इट इज लाइक दिस। ठीक है, ये प्रॉपर आई एम नॉट एबल टू ड्रा क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, तो आपने परेशान नहीं होना। रेगुलरली स्पेस्ड, या ये जनाबे वाला आइसोलेटेड हो सकती है। ठीक है, आइसोलेटेड है, एक सेगमेंट इधर पड़ा हुआ है, एक सेगमेंट इधर पड़ा हुआ है। अच्छा, ये रेगुलरली स्पेस्ड है। ठीक हो गया। या जनाबे वाला ये इरेगुलरली स्पेस्ड हो सकती है, इस तरह कोई सेगमेंट मतलब प्रॉपर है, कोई सेगमेंट बड़ा है, कोई छोटा है, इरेगुलर। ठीक है,
देख लीजिएगा बहरहाल। या जनाब वाला ये वीकली रेगुलर स्पेस हो सकती हैं, होंगी तो रेगुलर स्पेस, लेकिन मतलब इतनी ज़्यादा भी वो नहीं होंगी रेगुलरली स्पेस, वीकली रेगुलरली हम, ये इट इज़ नॉट एन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा जी, अब ये जो सेगमेंट्स बन जाते हैं ना जी, ये सेगमेंट्स जो हैं इनकी फ्रीक्वेंसी होती है। अब फ्रीक्वेंसी आपको जब मैंने पढ़ाया था, जब हमने स्लो वेव्स एंड स्पाइक पोटेंशियल पढ़ा था, तो उसमें मैंने आपको फ्रीक्वेंसी बताई थी इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे तकरीबन 12 पर मिनट की फ्रीक्वेंसी होती है ड्यूडेनम के अंदर, ठीक है। तो दिस फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेगमेंटेशन कंट्रैक्शन इज रिलेटेड विद द स्लो वेव फ्रीक्वेंसी। जो स्लो वेव की फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक हो गया। उसके बाद जनाब वाला हम देखते हैं प्रोपल्सिव मूवमेंट्स। प्रोपल्सिव मूवमेंट्स, प्रोपल्शन का क्या मतलब है? खुराक को धकेल के प्रोपल्स करके लेके जाना अगले पार्ट की तरफ जीआईटी के, इट इज प्रोपल्सिव मूवमेंट्स। अब जो प्रोपल्सिव मूवमेंट पूरी जीआईटी के अंदर एक ही हो रही है, उसका नाम क्या है जी? जल्दी से मुझे बता दें, कौन सी मूवमेंट है? पेरिस्टाल्सिस, ठीक है। वीक पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन जो है वो हो रही होती है, जो कि ड्यूडेनम से लेकर आगे आइलियम तक फूड कंटेंट को मूव करा के जाती है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी यूजली होती है, सॉरी स्पीड, वो होती है 0.5 टू 2 सेंटीमीटर, 0.5 टू 2 सेंटीमीटर। ओके हो गया बच्चों। तो ये जनाब वाला ज़्यादा देर नहीं रुकती, ये चंद सेंटीमीटर के बाद स्लो डाउन हो जाती है, तो 3 से 5 सेंटीमीटर तक जाती है, और उसके बाद फिर नई जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अच्छा जी, अब इसका भी कंट्रोल जो है, नर्वस कंट्रोल भी होता है और हार्मोनल कंट्रोल भी होता है। नर्वस कंट्रोल आपको पता है, मेंटेरिक रिफ्लेक्सेस और अपना जो ब्रेन स्टेम है वो इन्वॉल्व हो सकता है। और दूसरा हार्मोनल कंट्रोल में क्या आएगा जी? मुख्तलिफ हार्मोन्स, ठीक है। हार्मोन्स आपने पढ़े हुए हैं, कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं? अच्छा, जब हम इसमें देखते हैं वो कौन से हार्मोन्स हैं जो कि इसको बढ़ाते हैं, ठीक है। अब देखें ना, हार्मोन्स अगर है तो वो कुछ हार्मोन्स होंगे जो कि प्रोपल्सिव मूवमेंट को जो है वो बढ़ा रहे होंगे, कुछ हार्मोन्स होंगे जो उसको इनहिबिट करवा रहे होंगे, ठीक है। तो ये मैंने हैंडआउट्स के अंदर ना ग्रुप बना के दोनों अलग-अलग लिख दिए हैं, ठीक है। इन्हांस करने वाले भी अलग लिख दिए हैं, और जनाब वाला जो डिक्रीज करते हैं ना, वो भी मैंने अलग लिख दिए हैं। तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट। अच्छा जी, अब जो इन्हांस करने वाले हैं वो कौन कौन से हैं? वो जनाब वाला गैस्ट्रिन, सीसी के यानी कोलसिस्टिक आयनन, ये देखें जी, ये इन्हांस करने वाले मैं लिख रहा हूँ। जी से गैस्ट्रन, ठीक हो गया। सीसी के कोलसिस्टिक आयनन, और इंसुलिन, आई से इंसुलिन। अच्छा जी, इंसुलिन के अलावा मोटिलिन, ठीक है, जो मूवमेंट को बढ़ाएगा। मोटिलिन आपने पढ़ा था ना, मोटिलिन मूवमेंट को बढ़ाता है। और सेरोटोनिन, ये क्या करते हैं जनाबे वाला? ये वो वाले हार्मोन्स हैं जो कि कंट्रैक्शन पेरिस्टाल्सिस जो यानी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या प्रोपल्सिव मूवमेंट को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। और डिक्रीज कौन कौन से करते हैं जनाबे वाला? दो हैं, ये आपने याद रख लेने हैं। वो कौन कौन से हैं? सेक्रेटिन और ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन, ठीक हो गया जी। ये ओके हो गया। तो जो प्रोपल्सिव मूवमेंट है ना, प्रॉक्सिमल एरिया यानी शुरू वाले एरिया में जहाँ से स्टार्ट हो रही होती हैं वहाँ ज़्यादा होती हैं, फिर ये फेड आउट हो जाती हैं। 3 से 5 सेंटीमीटर के बाद ये बिल्कुल तकरीबन ख़त्म हो जाती हैं। अब इनका स्टिमुलस क्या हो सकता है? इसका स्टिमुलस दो होंगे, कौन कौन से? एक तो अगर कायम एंटर हो रहा है ना स्टमक के अंदर, सॉरी इंटेस्टाइन के अंदर, तो इट विल इनहांस द प्रोपल्सिव मूवमेंट, यानी ये स्टार्ट करवा देगा। और दूसरा गैस्ट्रो एंटेरिक रिफ्लेक्स। देखें बच्चों, इस वर्ड के अंदर कौन से आर्गन का जिक्र पहले किया है? स्टमक का, और बाद में किसका किया गया है? एंटीरॉन, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो याद रखिएगा, जीआईडी में अगर शुरू वाले से एंड वाले की तरफ जा रहा है ना, बाद में आने वाले पार्ट की तरफ, तो ये यूजली बढ़ा रहा होता है। तो गैस्ट्रो एंटेरिक रिफ्लेक्स मींस स्टमक आस्क स्मॉल इंटेस्टाइन कि वो अपनी एक्टिविटी को बढ़ा दे। अगर उल्ट कर देंगे तो ड्यूडेनम क्या करेगा? स्टमक को स्टॉप कर रहा होगा एंटेरोगैस्ट्रिक में, ठीक हो गया। ये हो गया जी। अब एक और रिफ्लेक्स है यहाँ पे, उसका नाम है गैस्ट्रोआइलियल रिफ्लेक्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, गैस्ट्रोआइलियल रिफ्लेक्स। नाम से क्या जाहिर हो रहा है? तो जो बाद क्या होता है, जब आप खाना खा लेते हैं ना, तो आपका खाना कुछ देर के लिए स्टमक के अंदर स्टोर करता है, फिर वो कहाँ चला जाता है? स्टमक से
ड्यूडेनम के पास, ठीक है। जब स्टमक बिल्कुल एम्प्टी हो जाता है ना, तो कुछ कंटेंट स्मॉल इंटेस्टाइन में पड़ा होता है, तो वो कंटेंट स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके कुछ देर के लिए स्टॉप कर जाता है। क्यों? क्योंकि उसको रश करने, पीछे से धकेलने के लिए कुछ आ ही नहीं रहा। अब वो पीछे से धकेलने के लिए क्या आता है कुछ, वो कहलाता है गैस्ट्रोएलियल रिफ्लेक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, अगर फूड कंटेंट थोड़ा सा स्टमक के अंदर आएगा तो इसकी एक्टिविटी की वजह से आइलियम को ये मैसेज जाएगा कि भाई आप अपनी एक्टिविटी बढ़ा दो, ठीक है। तो इफ स्टमक इज एम्प्टी, आलियम को ओपन करवाने के लिए स्टिमुलस ही नहीं आ रहा, क्योंकि स्टमक तो एम्प्टी है। तो उस ये क्या होता है, आइलिक स्फिंक्टर जो है ना, ये क्लोज हो जाता है, बड़े स्ट्रांगली क्लोज हो जाता है, क्योंकि उसे ओपन करवाने के लिए स्टमक मैसेज नहीं आ रहा। तो फिर हम क्या, थोड़ी देर के बाद अगर खुराक थोड़ी बहुत खाएंगे ना, तो स्टमक से मैसेज आएगा आइलियम के पास, यानी जैसे ही स्टमक के अंदर थोड़ा सा फूड कंटेंट जाएगा, जब हम दोबारा खाना खाते हैं, तो फिर ये आइलियम ओपन होता है, स्टमक से मैसेज एलियम में जाता है, और एलियम ओपन होके क्या करवा देता है, वहां से जो कंटेंट फंसा हुआ था, वहां पे रुका हुआ था, वहां से वो आगे मूव कर जाता है। ठीक हो गया। तो इससे क्या होगा, खुराक थोड़ी बहुत खाएंगे तो आइलियम के अंदर जो एक्टिविटी रुकी हुई है वो होगी, आइलियल जो स्फिंक्टर है वो ओपन होगा, और वहां से आगे फूड कंटेंट जाएगी। इट इज कॉल्ड गैस्ट्रो आइलियल रिफ्लेक्स। इट इज आल्सो, आई हैव रिटन इट इन द हैंडआउट्स। तो परेशान होने वाली यहाँ भी कोई बात नहीं है। अच्छा जी, कुछ पूछना है तो पूछ लें जल्दी से। प्रोपल्सिव इफेक्ट ऑफ सेगमेंटेशन मूवमेंट जो होती है ना, याद रखिएगा, हर मूवमेंट का ना दो फैक्टर्स होते हैं, एक वो मिक्सिंग करवाएगी, एक वहां से आगे खुराक लेके जाएगी। बाज़ वक़्त क्या होता है, एक मूवमेंट का एक वाला फंक्शन ज़्यादा एक्टिव होता है। फॉर एग्जांपल सेगमेंटेशन मूवमेंट का मेन काम क्या है, वहाँ से फूड को आगे लेके जाना। लेकिन इट आल्सो हेल्प, सॉरी, उसका मेन काम है कि वहाँ फूड की सेगमेंट बना देना और फूड की मिक्सिंग करवाना। लेकिन इट इज़ आल्सो इन्वॉल्व इन प्रोपल्शन ऑफ द फूड। इसी तरह पेरिस्टाल्सिस का मेन काम क्या है, वो फूड को आगे लेके जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात वहाँ पे वो मिक्सिंग मूवमेंट भी करवा देता है। कल वाले लेक्चर में आपको ये बात एक्सप्लेन की थी मैंने। अब है जी एक और टर्म, पेरिस्टाल्टिक रश। पेरिस्टाल्टिक रश बाज़ औक़ात क्या होता है, आपने नोट किया होगा, इफ यू हैव बीन थ्रू डायरिया, तो डायरिया में क्या होता है, इंटेंस मूवमेंट, यू कैन फील इट इन द इन योर बेली। आपकी बेली में आपको फील हो रहा होता है कि जी बहुत इंटेंस मूवमेंट हो रही होती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ जो है एक एरिया से, जो प्रोक्सिमल एरिया से मूवमेंट स्टार्ट हुई है ना, वो आगे वाले एरियाज की तरफ बड़ी फोर्स के साथ जा रही होती है। तो ये जो इंटेंस इरिटेशन होती है म्यूकोजा के अंदर, देखिए ना, डायरिया में क्या होता है, डायरिया की मुख्तलिफ काजेज हो सकती हैं, या तो इरिटेशन हो गई है, या कोई इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है। तो अगर वो इन्फेक्शन या इरिटेशन हो गई है इसकी इंटेस्टाइन के म्यूकोजा की, तो उसके नतीजे में क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। तो दिस फास्ट मूवमेंट दैट अकर्ड ड्यू टू इंटेंस इरिटेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा, इट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक रश, ठीक है। इन्फेक्शियस डिजीज यूजली वजह होती हैं। तो इसमें होता क्या है जी, इंटेंस इरिटेशन किसकी, इंटेंस इरिटेशन ऑफ म्यूकोजा, इंटेस्टाइन के म्यूकोजा की, तो उससे क्या होती है, पेरिस्टाल्सिस बढ़ जाएगी, ठीक है। पेरिस्टाल्सिस जो बढ़ जाती है उसको पेरिस्टाल्टिक रश कहते हैं। पेरिस्टाल्सिस बहुत ज्यादा बढ़ गई। ठीक हो गया जी, इज इट क्लियर बच्चों? पेरिस्टाल्टिक रश। अच्छा जी, अब याद रखिएगा, दो चीजें मैं आपको और बताने जा रहा हूँ, वो कौन कौन सी हैं। एक चीज का नाम है जी मस्कुलैरस म्यूकोजा। आपको जब स्टार्ट में मैंने पढ़ाया था, म्यूकोजा होता है मस्कुलैरस म्यूकोजा। म्यूकोजा के अंदर ना छोटे छोटे मसल्स होते हैं, ठीक है। वो वेल डिफाइंड नहीं होते, लेकिन होते जरूर हैं, तो इसलिए उनको नाम दिया जाता है मस्कुलैरस म्यूकोजा, ठीक है। मस्कुलैरस म्यूकोजा। मैंने कोशिश की है हैंडआउट्स में कोई चीज़ स्किप ना हो, इवन के कोई टेबल में भी चीज़ लिखी हुई है ना, वो मैं आपको लिख दूं, ताकि हैंडआउट्स पढ़ के ना आप अपना टॉपिक इजीली तैयार कर सकें। अच्छा जी, अब मस्कुलैरस म्यूकोजा क्या है। मस्कुलैरस म्यूकोजा की वजह से, ठीक है, ये मसल है ना, तो मसल मूवमेंट करेगा, तो मूवमेंट इसकी होती है लेकिन इतनी स्ट्रांग नहीं होती, लेकिन जितनी मूवमेंट ये होती है ना, इट इज एबल टू कॉल्ड म्यूकोजल फोल्ड्स, ठीक है। अब म्यूकोजल फोल्ड्स क्या करते हैं, म्यूकोजल फोल्ड्स आपको पता ही है,
अगर वहाँ पे फोल्ड बना दिया जाए, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फोल्ड्स बने होते हैं, क्रिस्टी बने होते हैं, इसी तरह जब म्यूकोजा के अंदर फोल्ड्स बनेंगे ना, तो आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन इज इन्वॉल्व इन अब्जॉर्प्शन, तो अब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी। तो मस्कुलरिस म्यूकोजा की कंट्रैक्शन की वजह से म्यूकोजल फोल्ड्स बनते हैं, उसकी वजह से अब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो इनहांस हो जाता है। अब इसके साथ ही एक और टर्म है, उसका नाम है जी आइलियम। आइलियम का मेन का एक काम तो यही हो गया, सॉरी, आइलियम के अंदर सरफेस के ऊपर विलाई होते हैं, विलाई के अंदर छोटे छोटे मसल फाइबर्स होते हैं। एक तो आपको आपने आपके जहन में हिफ्ज हुआ पड़ा होगा कि विलाई की वजह से सरफेस एरिया बढ़ता है। ठीक है, विलाई के अंदर मस्कुलर फोल्ड्स की वजह से ना क्या होता है, विलाई के अंदर मौजूद मस्कुलर फोल्ड्स की कंट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, पहले शॉर्टनिंग होती है, फिर इलोंगेशन, फिर शॉर्टनिंग, ये उसकी कंट्रैक्शन है। उससे क्या होता है, विलाई की ना उसके अंदर जो लिम्फ है, वहां से लिम्फ फ्लो करके लैक्टील्स की तरफ चला जाता है। ठीक है, लिम्फ जाएगा लैक्टील्स की तरफ, और वहां से कहाँ चला जाएगा, लिम्फेटिक सिस्टम में। तो लिम्फ की ड्रेनेज को ये इंश्योर करती है लैक्टीज। इट इज आल्सो फंक्शन ऑफ विलस मस्कुलर कंट्रैक्शन। ठीक है, एक है जी सरफेस एरिया बढ़ा देना, और दूसरा क्या है जी, लिम्फेटिक ड्रेनेज करवा देना। अच्छा जी, अब एक वॉल आपने देखा होगा, उसका नाम है इलियोसिकल वॉल। ठीक है, ये आइलियम और इलियोसिकल, आइलियम और सीकम, सीकम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एंड आइलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान पड़ा होता है। ये वाला जो वॉल है, ये क्या करता है, ये वाला वॉल स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड कंटेंट, जो काइल वहां से जा रहा है ना लार्ज इंटेस्टाइन में, उसको कंट्रोल करता है कि जी कितना जाना है कितना नहीं जाना, तो ये सारी चीजें कंट्रोल करता है। तो इसके अंदर जो मसल फाइबर्स, थिकन मसल फाइबर्स होते हैं, उनको आइलियल सॉरी इलियो सीकल स्फिंक्टर्स कहते हैं, और वो इलियोसिकल स्फिंक्टर्स की कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मेक्स पॉसिबल द फंक्शन ऑफ इलियोसिकल वॉल। अच्छा जी, अब इसकी ओपनिंग कैसे होती है, मैंने आपको बता दिया। स्टमक से मैसेज आता है एलियम की तरफ, ठीक है, कि इलियोसिकल वॉल को ओपन कर दो। उस मैसेज को कहते हैं गैस्ट्रो आइलियल रिफ्लेक्स। ठीक है जी, इसको कहते हैं गैस्ट्रो एलियल रिफ्लेक्स। अच्छा जी, अब एक और काम जो यहाँ पे होगा, जो सीकम है ना, सीकम की हो जाएगी डिस्टेंशन। सीकम की क्या हो जाएगी, डिस्टेंशन। अच्छा जी, अब सीकम की जैसे ही डिस्टेंशन होगी, तो जो आइलियल स्फिंक्टर है उसकी जो कंट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगी। आइलियल स्फिंक्टर की कंट्रैक्शन बढ़ जाएगी, तो कंट्रैक्शन बढ़ने से क्या हो जाएगा, एलियल जो पेरिस्टालसिस है वो इनहिबिट हो जाएगी, और उससे जनाबे वाला इलियोसिक, यानी ये बताया हुआ है कि इलियोसिकल वॉल कैसे फंक्शन करेगा। ठीक है, सीकम की डिस्टेंशन, एलियोसिकल वॉल की कंट्रैक्शन हो जाएगी। फिर उससे क्या होगा, उससे वही वाली बात, सीकम बाद में पड़ा हुआ है, आइलियम पहले पड़ा हुआ है, तो सीकम से आइलियम की तरफ अगर मैसेज आएगा, तो वो मैसेज इनहिबिटरी होगा। इनहिबिटरी मैसेज क्या होगा कि जी आपने मजीद कंटेंट आने नहीं देना, तो वो कैसे रोका जाएगा, इलियोसिकल स्फिंक्टर की कंट्रैक्शन को इंटेंसिफाइड करके रोका जाएगा। ऑल अबाउट ऑल इज क्लियर बच्चों, बच्चों क्लियर है या नहीं है। हाँ जी, मूवमेंट ऑफ कोलॉन, आज जो हमने देखना था डेफिकेशन रिफ्लेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी मैं आपको कोशिश करता हूँ कि आपको बता दूं इंशाल्लाह। अच्छा जी, मूवमेंट ऑफ कोलॉन देखनी है जी। अब ये जो मूवमेंट है ना पूरी जीआईटी की, तकरीबन सिमिलर है, याद रखिएगा। दो बातें आपने बतानी है, मिक्सिंग मूवमेंट एंड प्रोपल्सिव मूवमेंट। अब थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, हमने स्टमक के अंदर जो मिक्सिंग मूवमेंट और प्रोपल्सिव मूवमेंट हमने डिस्कस की थी, वो भी आपको ओके है। अच्छा जी, अभी हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर देखी, सेगमेंटेशन मूवमेंट हो रही है, ठीक हो गया, और प्रोपल्सिव मूवमेंट हो रही है, वीक पेरिस्टालसिस मूवमेंट। अब अगर लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें, जिसके अंदर कोलॉन मेनली इन्वॉल्व होता है, कोलॉन आपको पता है मेजरली पड़ा होता है, तीन पार्ट्स हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग कोलॉन। अच्छा जी, अब जो मिक्सिंग मूवमेंट है, इसके अंदर उसको कहते हैं हॉस्ट्रेशंस, HAUSTRA, हॉस्ट्रेशंस। अब ये हॉस्ट्रेशंस कैसे, इसके अंदर आप क्या देखेंगे,
इसको हम हाउस्टेशन क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज सैक लाइक और बैग लाइक, ठीक है, छोटे छोटे सैक या बैग बन जाते हैं। आपको ये भी पता होगा जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ जाते हैं, आपकी जो ल्यूमेन है लार्ज इंटेस्टाइन की वो बढ़ जाती है, यानी वहाँ मसल्स जो हैं वो ज़्यादा रिलैक्स्ड फॉर्म में मौजूद होते हैं। तो याद रखिएगा दो मसल्स होते हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल अलॉन्ग द लेंथ, एक होता है सर्कुलर मसल, ठीक है। अब ये स्ट्रिप्स की सूरत में होते हैं, पट्टियों की सूरत में होते हैं, ठीक है। जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल होता है ना उसको कहते हैं TAENIA, टीनिया कोलाई, कोलाई के यानी कोलन के गिर्द मौजूद होने वाली ये लॉन्गिट्यूडिनल पट्टी मौजूद है, और सर्कुलर मसल्स होते हैं। तो इनकी बाहम कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ना आपकी जो कोलन है, कोलन के अंदर सैक यानी बैग बन जाते हैं। आपने डायग्राम में भी देखे होंगे कोलन के मुख्तलिफ बड़े बड़े बैग से बने होते हैं, ऐसे आपने देखा होगा कोलन को जब देखते हैं तो ये उसका एक सेगमेंट छोटा सा मैंने ड्रा करने की कोशिश की है। तो ये एक जो सैक है, ये जो एक थैली सी बन जाती है, इसको कहते हैं जी हॉस्ट्रेशन, ठीक है, हॉस्ट्रेशन। तो ये वाली मूवमेंट जो है वो हॉस्ट्रेशन मूवमेंट है, HAUSTRAION। अच्छा जी, हॉस्ट्रेशन मूवमेंट जो होती है ये तकरीबन ये जो एक बैग बनता है, एक सैक, ये 2.5 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है जी। और जनाबे वाला ये जो इसकी पट्टियाँ हैं ये आप बस ये सिंपल याद रखिएगा हॉस्ट्रेशन मूवमेंट क्या होती है। टीनिया कोलाई की बात कर देनी है आपने, और साथ में बता देना है सर्कुलर मसल भी इन्वॉल्व होते हैं। तो इनकी वजह से सैक लाइक या बैग लाइक थैलियाँ बनती हैं, बैग लाइक सैक्स, SACS, ठीक है, उसको हॉस्ट्रेशन कहा जाता है। अच्छा जी, और इसके अंदर क्या होता है, ये यूजली मिक्सिंग मूवमेंट है। अब ये जो एक बैग होता है ना, इसके अंदर जितना कंटेंट होगा ना वो उसको मिक्स कर दिया जाता है, ठीक हो गया। और इसके अंदर जो फीकल मटेरियल होता है ना वो स्लोली डग इनटू, यानी इसके अंदर खोदाई टाइप होती है, यानी उसको रोल आउट किया जाता है, जितनी मिक्स करने की कोशिश की जाती है इसके अंदर यहाँ पे होती है। और यूजली यहाँ तक आते आते जो कंटेंट होता है वो इतना ज़्यादा न्यूट्रिशियस नहीं होता, क्योंकि काफ़ी हद तक एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो चुकी होती है। अब ये तो हो गया जी, मिक्सिंग मूवमेंट आपको क्लियर होगी, थैलियों की सूरत में उसने मिक्सिंग मूवमेंट परफॉर्म कर ली। अब प्रोपल्शन कैसे करेगी? तो प्रोपल्शन के अंदर मैस मूवमेंट होती है, ठीक है, मैस मूवमेंट, ठीक है, मैस मूवमेंट होती है, और मैस मूवमेंट इज इन्वॉल्व इन द प्रोपल्शन ऑफ द प्रोपल्शन सीक्वेंस से स्टार्ट होगी, असेंडिंग कोलन में जाएगी, फिर ट्रांसवर्स कोलन में, फिर जनाबे वाला इसी तरह मूव करती करती है आखिरकार रेक्टम तक चली जाती है ये वाली मूवमेंट। और ये एक स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो जितना भी कंटेंट है वो तकरीबन 8 से 15 घंटे लगाता है, ठीक है, इलियोसिकल वॉल्व से कंटेंट को मूव कराने के लिए कितने घंटे लगाता है? 8 से 15 घंटे लगाता है, ठीक हो गया जी। ये है जी इसके अंदर आपने मैस मूवमेंट का थोड़ा सा जिक्र कर देना है। और यहाँ पे वाला गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्सेस आपको पता है, ठीक है, गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्सेस, गैस्ट्रो मानी स्टमक से कोलन की तरफ मैसेज आता है, ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। के जी वेकेट आउट किया जाए और एम्प्टी किया जाए, क्योंकि स्टमक के अंदर मजीद कंटेंट आ गया, उसको जो है अकोमोडेट करने के लिए जगह पैदा की जाए। और दूसरा होता है ड्यूडिनोकोलिक रिफ्लेक्स, दिस इज आल्सो इन्वॉल्व इन एम्प्टिंग ऑफ कोलन, ठीक है, ड्यूडिनोकोलिक रिफ्लेक्स एंड गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। अब इसके बाद जो एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है वो है डेफिकेशन, और इसके अंदर डेफिकेशन के अंदर हमने डिस्कस करना है डेफिकेशन रिफ्लेक्सेस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफ में अगर वाइवा में इस चैप्टर में से कुछ पूछा जाए ना तो इट इज़ हाई यील्ड टॉपिक के डेफिकेशन में से डेफिकेशन रिफ्लेक्सेस के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। अब डेफिकेशन क्या है? डेफिकेशन जो है वो यूजली क्या होता है, आपका जो रेक्टम है वो एम्प्टी पड़ा हुआ होता है, ठीक है। रेक्टम है क्या? रेक्टम एनस की जो ओपनिंग है वहाँ से 20 सेंटीमीटर तक का बैक का एरिया है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर तक जो है यहाँ पे मतलब एक स्फिंक्टर लगा होता है, उस स्फिंक्टर का नाम है सॉरी हाँ, एक वीक फंक्शनल स्फिंक्टर होता है, वीक फंक्शनल स्फिंक्टर। स्फिंक्टर दो तरह के होते हैं बच्चों, एक होता है फंक्शनल, एक होता है स्ट्रक्चरल, ठीक है। स्ट्रक्चरली किसी स्ट्रक्चर थिक एरिया का मौजूद होना, थिक बैंड ऑफ मसल फाइबर्स का मौजूद होना इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल, ठीक है। अगर फंक्शनली कोई जगह एज अ स्फिंक्टर यानी कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है तो फंक्शनल, उसे फंक्शनल स्फिंक्टर कहा जाता है। तो यूजुअली रेक्टम आपकी एम्प्टी पड़ी हुई है, तो एम्प्टी पड़े होने की वजह से एम्प्टी किस लिए पड़ी हुई है? क्योंकि एक फंक्शनल वीक फंक्शनल स्फिंक्टर पड़ा हुआ है
जो कि 20 सेंटीमीटर दूर तक पड़ा हुआ है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर तक वो पड़ा हुआ है। अच्छा, अब वहां पे वो एम्प्टी रखता है यूजली रेक्टम को, ये वाली बात यहाँ पे होगी। अब मैस मूवमेंट जब होती है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, तो वो मैस मूवमेंट की वजह से फीसेस आ जाता है रेक्टम के अंदर, क्योंकि वो पुश करती है ना, रेक्टम के अंदर फीसेस आ जाता है। जैसे ही फीसेस रेक्टम के अंदर आता है तो आप जो एक इंसान के अंदर डिजायर पैदा होती है डेफिकेशन की, डिजायर फॉर डेफिकेशन इज प्रोड्यूस, ठीक है। तो ये मतलब एक मैकेनिज्म है, डेफिकेशन की डिजायर प्रोड्यूस होती है जब वो रेक्टम आपकी जो है वो फिल आउट हो जाती है विद द मैस, ड्यू टू द मैस मूवमेंट इन द लार्ज इंटेस्टाइन, फिर से जब रेक्टम के अंदर आ जाता है। अच्छा जी, अब होना तो मतलब एक अगर देखा जाए तो बच्चे में, जो बच्चा अभी इन्फेंट है, न्योनेट है, उसके अंदर कंट्रोल नहीं होता, ठीक है, डेफिकेशन का। तो यूजली वो जब भी रेक्टम के अंदर फ्लूइड, रेक्टम के अंदर कायम तो खैर नहीं होता, रेक्टम के अंदर फीसिस जैसे ही आएगा वो यूजली बगैर बताए ही वो, मतलब उसके अंदर कंट्रोल नहीं होता, डेफिकेट आउट कर देता है बगैर बताए। लेकिन वो कंटिन्यूअल डिब्राइड यानी कंटिन्यूअल एम्प्टिंग को स्टॉप किया जाता है, किस तरह? टॉनिक कंट्रैक्शन। अब टॉनिक कंट्रैक्शन में दो स्फिंक्टर है, एक है इंटरनल एनल स्फिंक्टर और दूसरा है एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। अब ये जो इंटरनल एनल स्फिंक्टर है ना, ये स्मूथ मसल्स का बना होता है। तो स्मूथ मसल आपको पता है इनवॉलंटरी कंट्रोल में होते हैं, और जो ये एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर है ना, ये प्रॉपर स्केलेटल मसल्स का बना हुआ होता है, ठीक है। और आपको पता है स्केलेटल मसल्स जो हैं वो वॉलंटरी कंट्रोल में होते हैं। इसको जो कंट्रोल करती है नर्व, उसका नाम है पुडेंडल नर्व। एवरीथिंग इज रिटन इन द, हमारे जो हैंड आउट्स में लिखी हुई है, परेशान होने की आपको कतई जरूरत नहीं है। अच्छा जी, पेरेंटल नर्व इज द नर्व ऑफ सोमैटिक कंट्रोल, ठीक है, और ये वॉलंटरी कंट्रोल में है, पेरेंटल नर्व के अंदर है। पेरेंटल नर्व सोमैटिक कंट्रोल यानी वॉलंटरी कंट्रोल, सोमैटिक या वॉलंटरी, ठीक हो गया जी। अब देखते हैं डेफिकेशन रिफ्लेक्सेस, वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिकेशन वाले जो रिफ्लेक्सेस हैं, इसके अंदर हमने दो चीजें देखनी है। तो आपको पता है जब भी मूवमेंट होती है ना जीआईटी की, मैंने आपको बताया था दो तरह का कंट्रोल हो सकता है, एक लोकल एंटेरिक कंट्रोल जो आपका मेंटेरिक नर्वस सिस्टम है, और दूसरा सीएनएस अगर इन्वॉल्व कर दिया जाए। तो सेम डेफिकेशन रिफ्लेक्स में भी यही दो सीन है। लोकल कंट्रोल होता है तो उससे क्या होता है, इंट्रिंसिक रिफ्लेक्स प्रोड्यूस होता है जो कि वीक होता है, वीक इंट्रिंसिक रिफ्लेक्स प्रोड्यूस होता है। और अगर ब्रेन को भी इन्वॉल्व कर दिया जाए तो उसका नाम होता है जी पैरासिम्पैथेटिक डेफिकेशन रिफ्लेक्स। तो दो तरह के इसके अंदर रिफ्लेक्स हैं, पैरासिम्पैथेटिक एंड वीक इंट्रिंसिक रिफ्लेक्स। नंबर वन इज वीक इंट्रिंसिक रिफ्लेक्स और नंबर टू इज पैरासिम्पैथेटिक डेफिकेशन रिफ्लेक्स, ठीक हो गया, दो तरह के रिफ्लेक्सेस हैं। अच्छा, जब इंट्रिंसिक रिफ्लेक्स कैसे प्रोड्यूस होगा, इंट्रिंसिक रिफ्लेक्स कैसे प्रोड्यूस होगा, ये वीक है, कैसे प्रोड्यूस होता है, जैसे ही सीकम से कंटेंट आया है, फीसिस से कंटेंट सीकम के अंदर आता है, ठीक है, और सीकम से फिर वो होता हुआ किसके अंदर आ जाता है, रेक्टम के अंदर जैसे आता है फीसिस, किसके अंदर आया, रेक्टम के अंदर, ठीक है। जैसे वो इंटर होगा ना, वहां से आफ्रेंट सिग्नल जाएंगे यानी सेंसरी सिग्नल जाएंगे, आफ्रेंट सिग्नल्स जाएंगे, ठीक है। वो आफ्रेंट सिग्नल किसके पास जाएंगे, वो जनाबे वाला जाएंगे आपके वहीं पे मौजूद मेंटेरिक रिफ्लेक्स के पास, मेंटेरिक प्लेक्सिस जो है ना उसके पास जाएंगे, मेंटेरिक प्लेक्सिस के पास जाएंगे वहां से, ठीक है। अब ये जो मेंटेरिक प्लेक्सिस के पास गए हैं ना, वहां से क्या जनरेट होगा, पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शन जनरेट हो जाएगी, पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शन जो है वो जनरेट हो जाएगी, पेरिस्टाल्सिस जनरेट हो जाएगी, ठीक है। अब वो पेरिस्टाल्सिस क्या करवाएगी रिफ्लेक्स, पेरिस्टाल्सिस रिफ्लेक्स जो है वो इंटरनल एनल स्फिंक्टर को, इंटरनल एनल स्फिंक्टर को क्या करेगा,
इनहिबिट कर देगा। जैसे ही इनहिबिट होगा तो स्फिंक्टर अगर उस वक्त के अंदर, ठीक है, क्या हुआ, ये वाला दोबारा सारा एक नजर देखें। फीसेस जैसे एंटर हुआ रेक्टम के अंदर, ठीक है, वहां से आफ्फरेंट सिग्नल जनरेट हुए यानी सेंसरी सिग्नल, और वो लोकल एंटेरिक जो मेंटेरिक रिफ्लेक्स है वहां से उन्होंने क्या करवाया, पेरिस्टाल्सिस को जनरेट करवाया। उस पेरिस्टाल्सिस की वजह से इंटरनल एनल स्फिंक्टर इनहिबिट हो गया, इंटरनल एनल स्फिंक्टर इनहिबिट हो गया, ठीक है, इनहिबिट यानी माइनस साइन। अब उसके इनहिबिट होने से क्या होगा, अगर उस वक्त एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर भी इनहिबिट हुआ है, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर भी इनहिबिट हुआ है, दोनों एक टाइम पे अगर इनहिबिट हुए हुए हैं तो डेफिकेशन हो जाएगी, ठीक है, डेफिकेशन हो जाएगी। अच्छा जी, यूजली ये जो आपका इंट्रिंसिक रिफ्लेक्स है ना, ये क्या होता है जी, वीक, तो ये डेफिकेशन करवाने के काबिल नहीं होता। तो ये डेफिकेशन कैसे होगी, डेफिकेशन उस वक्त होगी जब ये सारा काम यहाँ पे जब डिस्टेंशन हुई है ना फीसेस की वजह से, तो यहाँ से मैसेज चला जाए ब्रेन स्टेम के अंदर, ठीक है, वहां से ब्रेन स्टेम के अंदर जाएगा, तो ब्रेन स्टेम से मैसेज जाएगा जनाबे वाला पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स के जरिए पिरामिडल नर्व में, ठीक है, तो वो पिरामिडल नर्व उस मैसेज को भेज देगी किसके पास, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर के पास, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर के पास, ठीक है। वो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर क्या करेगा, वो भी इनहिबिट हो जाएगा। जब ये एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर इनहिबिट हो जाएगा, ऑलरेडी इंटरनल एनल स्फिंक्टर तो इनहिबिट हुआ है, तो ये क्या करवा देगा, ये उस वीक इंट्रिंसिक जो रिफ्लेक्स था उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, जिससे डेफिकेशन फौरन हो जाएगी, ठीक है। अब ये एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर और इंटरनल एनल स्फिंक्टर को इनहिबिट करने के साथ साथ जो डेफिकेशन सिग्नल्स आते हैं ना, वो कुछ और भी काम करवाते हैं जो कि डेफिकेशन को फेवर करता है। वो क्या करवाते हैं जी, उसमें वो कहते हैं जी डीप ब्रीथ का, डीप ब्रीथ गहरी सांस, ठीक है, और क्लोजर ऑफ ग्लॉटिस करवा देते हैं, ठीक है। ग्लॉटिस जब क्लोज होगा, क्लोजर ऑफ ग्लॉटिस होगा तो उससे क्या होगा, ठीक है, डीप ब्रीथ से क्या होगा, क्लोजर ऑफ ग्लॉटिस से क्या होगा, और तीसरे नंबर पे एब्डोमिनल मसल की कंट्रैक्शन, एब्डोमिनल वॉल के मसल्स की कंट्रैक्शन, ठीक है, और क्या होगा जी, पेल्विक फ्लोर रिलैक्स करेगा ताकि पेल्विक फ्लोर जो है वो रिलैक्स करेगा, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें डेफिकेशन को फेवर कर रही है, ठीक है। तो डेफिकेशन, दिस इज ऑल अबाउट डेफिकेशन रिफ्लेक्स। होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, ठीक है। अगर नहीं भी समझ आएगी तो कल, बल्कि अभी मुझसे पूछ लें क्या समझ आया क्या नहीं आया। हाँ जी बच्चों, एवरीथिंग इज क्लियर।